अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो एक इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई है, वो एक मोबाइल चार्जर है, वो किसी किस्म की डीवीडी सेट में इस्तेमाल हो रही है, टीवी सेट में इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो वेल्डिंग मशीन है, चाहे वो इन्वर्टर एसी है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे की छोटी बड़ी बहनें हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर हमें एक एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई के बेसिक्स का और बेसिक ट्रबल शूटिंग का, फॉल्ट फाइंडिंग का पता हो तो हम किसी भी सर्किट को हाथ डाल सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आज मेरे पास ये 12 वोल्ट की इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई है। ये इसकी फॉल्ट फाइंडिंग या इसके रिपेयर का तरीकाकार ये मैं सिर्फ इस सप्लाई के हवाले से नहीं करूँगा। मैं किसी भी पावर सप्लाई को मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो फुल देख लेते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फुल देखें, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको फुल देख लेते हैं ध्यान से, तो आपको पावर सप्लाई के 95% 95% फॉल्ट जो है वो यहीं पे मिलेंगे इसी वीडियो में। इनको मैंने इस तरह से लिस्ट डाउन किया हुआ है और उनके फिर मैंने हल भी लिखे हुए हैं शॉर्टकट में, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। मैं एक एक स्टेप को देखता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा और पूरे सर्किट को शुरू से लेके आखिर तक हम इसको देखेंगे। यानी इनपुट शॉर्ट सर्किट है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, स्टार्टअप में फेलियर है तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सप्लाई डेड है तो क्या क्या चीज़ चेक करनी है आपने, अगर सप्लाई वर्किंग कंडीशन में है तो उस वक्त हमने कौन कौन से टेस्ट लेने हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ड्यूटी साइकिल कैसे चेक होना है, फिर आउटपुट में सर्किट है वो कैसे चेक करते हैं, फिर फीडबैक में प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं जिसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। फ्लक्चुएशन किस तरह की होती है, पावर सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो स्टेबल नहीं होते, कहीं पे वो रीबूट हो रही होती है सप्लाई, कहीं पे रिस्टार्ट हो रही होती है, कहीं पे ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, कहीं पे अंडरलोड होता है। यानी ये फॉल्ट की पहचान हमें पता होनी चाहिए। फिर हमें आउटपुट में पता होना चाहिए कि लो आउटपुट कैसे बनती है, कि अगर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई है, अगर वो 3 वोल्ट दे रही है तो क्यों दे रही है। फिर ऐसे ही लोड हैंडलिंग होता है कि सप्लाई तो 12 वोल्ट 2 एम्पेयर की है, लेकिन वो 12 वोल्ट आधा एम्पेयर जब देते हैं तो उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम एक सिरे से देखते जाएंगे, डायग्राम भी देखेंगे, प्रैक्टिकली सर्किट को भी देखेंगे। आपके पास कोई भी मल्टीमीटर होगा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई महंगे मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास फ्लूक के भी मल्टीमीटर हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं मल्टीमीटर ये चाइनीज़ ब्रांड का, जो सबसे तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल ब्रांड में है, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर हमारे दोस्तों के पास मैंने देखा है तो हमारे पास ये भी मल्टीमीटर होते हैं, तो मैं सादा तरीन क्लैंप मीटर इसको इस्तेमाल करूँगा आज। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी सप्लाई हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है इनपुट सर्किट। इसकी डायग्राम देख लें, फिर उसके साथ साथ डायग्राम के फंक्शन को भी देखते जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को देख के, सोच के, समझ के काम करेंगे तो हमें वो काम करना आसान हो जाता है। इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट, इसको ईएमआई सर्किट भी कहते हैं, आरएफआई सर्किट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। यहीं पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन होती है, इन रश करंट प्रोटेक्शन होती है। ये सारी चीज़ें क्यों क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, कैसे टेस्ट करेंगे, चले शुरू करते हैं। यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल, ये हमारे पास 2 लाइनें हैं। यहाँ पर 2 तारें यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। इस सप्लाई के अंदर कोई भी सप्लाई है तो उसके अंदर 3 लाइनें या 2 लाइनें। तो ये एक ग्राउंड केबल है, अर्थिंग वायर है, तो इसमें भी अर्थिंग वायर, ये तीसरा पॉइंट अर्थिंग वायर का है। ये सप्लाई एक देखें, यहाँ से ये लाइन सीधी आई इस जगह पर, और एक लाइन यहाँ पर आती है इस जगह पर आकर, ये देखें तो प्रिंट इसका एंड हो रहा है। तो इससे आगे अभी ये पॉइंट है, इसको देख लेना है हमने। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो ये पॉइंट जहाँ से एंड हो रहा था, तो वहाँ पे एक ये शीशे नुमा कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको फ्यूज़ कहते हैं। किसी में ये फ्यूज़ इस तरह है, किसी में होल्डर नुमा है,
जिस तरह का भी होगा फ्यूज़, वो एक तार का टुकड़ा है, उसमें से करंट गुजरनी है। इसकी खसूसियत ये है कि जब उस लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरने की कोशिश करेगी ये फ्यूज़ डैमेज हो जाएगा। ये इनपुट पे लगा हुआ है। अभी देखिए ये सारी करंट इसमें से गुजरनी है। इसके बाद हमारी बारी आती है पीले रंग का ये कंपोनेंट। अभी अगर इसको हम सर्किट को देखेंगे, प्रिंट जो नज़र आ रहा है हमारा, एक तो लाइन यहाँ से गुजरी और सीधी इस जगह पे आ गई, इस एंड पे। और इसको देखेंगे तो फ्यूज़ में से गुजरने के बाद इस जगह पे आ रही है। बैक साइड से देख लें, एक लाइन डायरेक्ट आ गई और एक लाइन यहाँ से गुजरी, फ्यूज़ में से होके इधर आ गई। अभी ये वाला कैपेसिटर, इसका काम क्या है? यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारा 60 हर्ट्ज का साइन वेव सिग्नल है। किसी वजह से इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक इस तरह आना शुरू हो जाती हैं, किसी जगह पे भी वो आ सकती हैं। अगर तो वो थोड़ी मिकदार में आएंगी तो ये उसको आसान तरीन रास्ता दे देगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की खासियत है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होती जाती है। रेजिस्टेंस कम हो गई, इसने उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को गुजार दिया, हमारे 60 हर्ट्ज का सिग्नल आगे जाने दिया। लेकिन अगर वो सिग्नल बार बार आ रहा है तो जब कोई सिग्नल इसको स्ट्राइक करेगा तो ये उसको शॉर्ट सर्किट देगा, ये खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त होगा जब इसकी बर्दाश्त से काम बढ़ जाएगा तो ये इंटरनल इसकी प्लेटें जो है वो शार्ट हो जाएंगी। जैसे ही शार्ट होंगी, अभी देखें होगा क्या, ये है हमारी न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल यहाँ से चलेगी, इधर से ही सीधा अपना रास्ता मुकम्मल किया, फ्यूज़ को शॉर्ट सर्किट मिला। अगर ये फ्यूज़ है 2 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, और यहाँ से शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, 3 एम्पेयर इसकी लिमिट है या 2 एम्पेयर लिमिट है, ये ओपन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सर्किट जो है वो उस हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज सिग्नल से बच जाएगा। इसके बाद अगर इसी तरह से हम ट्रैक को देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से गुजर के इस जगह पे आ जाती है, ये लाइन यहाँ से गुजर के इस जगह पे, इधर देख लें, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे। यहाँ पर दोनों ट्रैक आके रुक रहे हैं, डिस्कनेक्शन है। इसका मतलब है कि करंट जो ऐसे आई थी इस जगह पे रुक गई, ऐसे आई थी फ्यूज़ से गुजरी इस जगह पे। अभी अगर ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो जाए, ये फ्यूज़ हम निकाल दें तो करंट का रास्ता यहाँ पे रुक जाएगा। आगे हमारे पास ये एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये तारें लपेटी हुई हैं। ये क्या है कि एक फेरेट कोर है, फेरेट के ऊपर यहाँ से तार गुजारी, कुछ चक्कर दिए दूसरी साइड पे ले गए, कुछ तार के चक्कर दिए दूसरी साइड पे ले गए। इसको कहते हैं ड्यूल लाइन फिल्टर। ये एक्चुअल नॉइज़ को रिमूव करने के लिए जो मुख्तलिफ शोर आ रहे होते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी के अंदर, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो अंदर से, क्योंकि यहाँ पे भी हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग हो रही है। यानी ये एक आपने बैरियर लगा दिया, यहाँ से 60 हर्ट्ज अंदर आने देने हैं, इससे ज़्यादा बाहर ही रोक लेना है। और इस साइड से डीसी के अंदर जब स्विचिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये नॉइज़ भी यहाँ पे पीछे जा सकता है, हमारे किसी और चीज़ को डैमेज कर सकता है। तो उसको भी यहाँ पे बैरियर के लगा दिया हमने, फ़िल्टर लगा दिया। तो ये फ़िल्टर कॉइल है, ये नॉइज़ को रिमूव करेगी। अभी यहाँ पर देखें, करंट यहाँ पर आई, इससे गुजरेगी यहाँ पर, और दूसरा एंड यहाँ से आया, यहाँ पर गुजरेगा। अभी इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर चेक कर लें। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे रखूँगा। फ्यूज़ आपने चेक करना है तो सबसे पहला काम होता है हमारा फ्यूज़ का, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी चेक कर ले, मल्टीमीटर ठीक है, और इसके बाद दोनों एंड पे मल्टीमीटर कनेक्ट करें, बीप आनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस मोड में है, आपके पास बीप नहीं है मल्टीमीटर में, तो यहाँ पर ये 0 ओहम रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। ये 0.1 ओहम शो कर रहा है तो 0 ओहम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर ये फ्यूज़ ओपन होगा, बीप नहीं मिलेगी, करंट आगे नहीं गुजरेगी, हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो पहला चेक पॉइंट, अगर सप्लाई काम नहीं करती तो हमारा काम ये है कि इस फ्यूज़ को हमने टेस्ट करना है। अगर आप इनपुट टर्मिनल पे देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये ट्रैक चेक कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से फ्यूज़ का दूसरा एंड चेक हो रहा है। तो ये कंटिन्यूटी जो यहाँ पे आ रही है ये यहाँ पे भी आनी चाहिए। रेजिस्टेंस मोड में इसको मल्टीमीटर को कर लें और यहाँ पर चेक कर लें। ये रेजिस्टेंस, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आप चेक कर लें तो ये हाई होनी चाहिए, आ रही है 280 के, 300 के, ये रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो रही है। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थोड़ी शो करता है 100 ओहम, 0 ओहम, 1, 2, 4 ओहम,
तो इसका मतलब है कि बोर्ड के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। अगर ये किलो ओम्स के अंदर है, यानी 200, 400, 600 कोई भी है, तो इसका मतलब है कि सर्किट हमारा सेफ है, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। पहला ही फॉल्ट आप यहाँ पे पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, अगर ये येलो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो इनपुट पे हमें इस तरह 0 ओम रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट कर रहा है, आपने फ्यूज़ बदला, उसी वक्त इसने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर आपने फॉल्ट ट्रेस करना है, इसको रिमूव कर दें। अगर इसके रिमूव करने से आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था, 0 रेजिस्टेंस आ रही थी, अगर वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट था। अभी यही जो कंटिन्यूटी है हमारी यहाँ पे आई थी, ये वाली, और ये लाइन फ्यूज से गुजरने के बाद यहाँ पे आ गई। अभी इस करंट को इस इंडक्टर के दूसरे एंड पे पहुँचना चाहिए, यहाँ पर, और इस लाइन को यहाँ पर पहुँचना चाहिए। ये लाइन यहाँ से आई यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से आई और यहाँ पे पहुँचेगी फ्यूज़ से ऐसे। तो इसका मतलब है इंडक्टर ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये इंडक्टर यहाँ पर इसकी डिस्कनेक्शन हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब काम करते हैं तो इसकी जो पिने हैं, तो पिन के साथ वहाँ पर, क्योंकि ये हर वक्त करंट को हैंडल कर रहा होता है, वहाँ पे बैड सोल्डरिंग हो जाती है। इसकी जो ये पिन है यहाँ पर पीसीबी के साथ है, लेकिन इसके आगे अंदर यहाँ पर इसकी वायर जो है इस जगह पर उस पिन के साथ कनेक्ट है। अगर वहाँ पर उसका कनेक्शन अच्छे से ना हो रहा हो तो उस वक्त ये करंट को आगे पास नहीं होने देगी। तो ऐसी सूरत में हमें इसको निकाल के इसको रीसोल्डर कर देना चाहिए कि इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से लेके यहाँ तक आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी आ जाती है तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर एक रजिस्टर है, यहाँ पर फिर क्लास एक्स का दूसरा कैपेसिटर होता है, सेकंड स्टेज फिल्टर। किसी पावर सप्लाई के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता। यहाँ पर उसने स्पेस बनाई हुई है। इसी तरह का पीले रंग का कैपेसिटर येलो कलर का यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उन्होंने नहीं लगाया, हमारा इसमें क्या है। अभी हम इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे के चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़, जब भी पीसीबी को लाइव सप्लाई आपने दी है तो उस वक्त फिर इसको किसी कंपोनेंट को आपने टच नहीं करना, ये सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। अभी इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। पावर मैं दूंगा सीरीज़ लैंप के थ्रू। जब भी आप पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि सीरीज़ लैंप यूज़ करिए। अच्छा देखिए, अभी मैं जैसे ही इसको पावर कनेक्ट करूँगा तो लैंप एक दफ़ा ग्लो होगा थोड़ा सा, यानी इसने चार्जिंग के लिए करंट ली। उसके बाद ये खामोश हो गया, यानी सर्ज करंट थोड़ी सी चली, बोर्ड अपनी नॉर्मल करंट पे आ गया। इसका मतलब है कि इसकी हालत कुछ ठीक है, यानी बोर्ड ठीक है। अगर हमारा ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, फ्यूज़ आपने चेंज किया, फ्यूज़ चेंज करने के बाद भी ये इस तरह से लाइट ऑन हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर दिक्कत है कोई भी चीज़। अगर हमारा ब्रिज शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पर देखें तो ये फ़ौरन ये हमें सेफ्टी दे जाएगा। अगर मैं ये लैंप यूज़ ना करूं और मैं इसी तरह से इसको लगा दूं और इसमें कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट है, तो होगा क्या कि हमारा ये फ्यूज़ उड़ेगा और ये फजूल का ख़र्चा आपको पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि सीरीज़ लैंप यूज़ करिए। वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे रखिए, इनपुट टर्मिनल पर लगाइए, तो ये 235 वोल्ट मिल गए। इसके बाद अगर आप लाइव टेस्ट करना चाहते हैं तो फ्यूज़ के अक्रॉस लगा दें। फ्यूज़ के अक्रॉस मुझे 0 वोल्ट मिल रहे हैं। जब भी फ्यूज़ ठीक होगा तो उसके अक्रॉस 0 वोल्ट ही ड्रॉप होने चाहिए, क्योंकि वो सप्लाई आगे गुजर रही है। अगर ये फ्यूज़ ओपन होगा, यानी इसकी जब ओपन सर्किट होता है तो वहाँ पे होता क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी फ्यूज़ ओपन हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो उस वक्त आपका फ्यूज़ पूरी लाइन सप्लाई शो करेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब है ये ठीक है। यही वोल्टेज यहाँ पे फ्यूज़ से गुजरने के बाद यहाँ पर ये हमारा फ़िल्टर इस जगह पे 230 आ गए। इसकी आउटपुट पे उसी को लेके उसी तरह चल जाएं। ये 230 डायग्राम पे देख लें, हमने यहाँ पे चेक किए कैपेसिटर वाली साइड पे
फ़िल्टर की इनपुट पे, फ़िल्टर की आउटपुट पे वोल्टेज मिल गए। इसके बाद ये सारे जंजल से गुजरने के बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पे आ जाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बाज़ जगह पर 4 डायोड लगे होते हैं जैसे ये लगे हुए हैं, और बाज़ जगह पर ये मोल्डेड पैक में लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसके जो इनपुट टर्मिनल है वहाँ पर इसके वोल्टेज देख लें, ये सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पर एसी वोल्टेज अगर नहीं आते इस 2 पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब है किसी ना किसी जगह से हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट है। ये फ्यूज़ ओपन है, यहाँ पर एनटीसी शो किया हुआ है, ये डिस्कनेक्ट हो सकता है। एनटीसी सर्ज करंट प्रोटेक्शन के लिए है, वो ओपन हो सकता है। फ्यूज़ कोई एक लाइन कट हो जाएगी किसी वजह से, ये शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, फ्यूज़ ओपन हो गया। फिर हमारे पास 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे होते हैं, क्लास वाई कैपेसिटर यहाँ पर शो कर रहे हैं। एक ये लाइन एसी लाइन, एक ये यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरा ये इस जगह पर ये लगा हुआ है, ये वाले। इनकी कहानी क्या है कि जैसे हमने कहा था कि ये क्लास एक्स कैपेसिटर दोनों लाइन के अंदर अगर नॉइज़ आता है तो ये शॉर्ट करवाता है, यहाँ से उसको रिमूव कर देगा। अगर गलती से किसी एक लाइन में नॉइज़ आ जाता है तो एक क्लास वाई कैपेसिटर से निकलेगा और चेसिस में ग्राउंड हो जाएगा। जब भी पावर सप्लाई इस्तेमाल की जाती है तो कोशिश करिए उसको ग्राउंड लगाइए, अर्थिंग पॉइंट उसको गुड अर्थ दीजिए। हमारे पास ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम इतनी अच्छी वायरिंग कर लेते हैं लेकिन एक वायर का टुकड़ा नहीं डालते कि गुड अर्थ ना हो जाए। गुड अर्थ दीजिए, उससे बहुत बड़ी जानी बचत भी हो जाती है और आपके इक्विपमेंट की बचत भी हो जाती है। अगर इनमें से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो लाइन, अगर ये ऊपर वाला कैपेसिटर शॉर्ट है तो ये लाइन के वोल्टेज चेसिस में आ जाएंगे। हम कहते हैं जी जो पावर सप्लाई का केबल है, बॉक्स है, उसमें से शॉर्ट लगती है, हमें झटका लग रहा है, वहाँ पे टेस्टर लगाएं, टेस्टर ग्लो करता है, तो उस वक्त ये अपना काम दिखा रहा होता है, या ये इन दोनों में से जो भी होगा तो वो नॉइज़ हमारे चेसिस में आ जाएगा। अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाए, किसी वक्त इतना ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है लाइन में और न्यूट्रल में, अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो अभी देखें यहाँ से ऐसे लाइन और न्यूट्रल शॉर्ट हो गए, चाहे क्लास एक्स शॉर्ट हो जाए चाहे क्लास वाई शॉर्ट हो जाए, तो ये फ्यूज़ उड़ेगा। बिल्कुल इसी जगह पर देख लें, अगर यहाँ पर ये हमारी लाइन हमने कहा था ये ऐसे चली, फिल्टर से गुजरी, इस जगह पे आ गई, इसको अगर ऐसे नीचे देख लें तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। अभी ये है हमारी चेसिस, यहाँ पर एक स्क्रू लग के ये चेसिस के साथ लगा हुआ है। अगर तो एक लाइन में आया तो चेसिस में करंट चली गई। अगर दोनों कैपेसिटर जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, क्लास वाई कैपेसिटर नीले रंग के, ये वाला भी और ये वाला भी, अभी देखें करंट यहाँ से चलेगी ऐसे, जब ऐसे चलेगी तो इसके पीछे देखें तो फ्यूज़ उड़ेगा। तो ये 2 कैपेसिटर भी सबब होते हैं फ्यूज़ के बार बार उड़ने के। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका अगर देखेंगे एक एंड है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल वाला और एक है कट वाला। जो कट वाली साइड है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। जब आप सप्लाई कोई भी टेस्ट करते हैं तो कभी भी कैपेसिटर पे भरोसा नहीं करना, ये आपका सबसे बड़ा छुपा दुश्मन होता है। इसको चेक करने के लिए या इसको टच करने के लिए पहले इस पर डीसी वोल्टेज चेक कर लें। इसमें ब्लीडर रजिस्टर लगी हुई है, इस वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसके वोल्टेज 7 वोल्ट हैं। बाज़ का ये कैपेसिटर 2-2 घंटे 3-3 घंटे वोल्टेज स्टोर रखते हैं, बाज़ का 24-24 घंटे भी वोल्टेज स्टोर होते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर होते हैं तो वो आपको दूसरे दिन भी झटका देते हैं। गलती से आपने टच कर दिया इन 2 पिनों को, ऐसे ही हाथ लग गया, पता चला जी हाथ पे पट्टी बांधी हुई है, क्या हुआ जी कैपेसिटर को हाथ लगा लिया था। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर लीजिए। अच्छा, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं खुद एक स्टूडेंट ही हूँ। आप कहते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, मैं जो बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल स्टैंप कर रहा हूँ कि जी यही होगा। आप किसी भी इल्म के अंदर, किसी भी जहाँ पे आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वो परफेक्ट है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। हो सकता है कि मैं अपने एंगल से सोच रहा हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा होगा, आपका एक्सपीरियंस और होगा, आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट करिए
अगर बात करते हुए मैं पूरी बात नहीं कर पाता या मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाता जो समझाना है मैंने, जो मेरा एक जहन बना हुआ है कि मैंने ये बात करनी है, अगर मैं प्रॉपर आपको समझा नहीं पाता हूँ, कमेंट कीजिए कि भाई आपने ये जो चीज़ की है ये गलत है। तो मैं रियली आपका शुक्रगुजार भी होऊंगा। मैं ऐसे कमेंट्स जो मेरी इस्लाह के लिए, मेरी दुरुस्तगी के लिए आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। आप कोई भी कमेंट या आपका एक्सपीरियंस है, मुझे एक चीज़ का नहीं पता, मैं उसको हो सकता है कि मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ, आप अपने एंगल से देखते हैं, तो जो आप अपने एंगल से देखेंगे आप उसमें अपनी इनपुट दीजिए और मैं आपको वेलकम कहूँगा और मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बारी आती है ब्रिज रेक्टिफायर की। यहाँ तक हमने लाई थी एसी, लाइन वोल्टेज एसी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या है कि इसने डीसी वोल्टेज बनाने हैं। तो इसकी अगर आप शक्ल देख लें तो इसके ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पर देखेंगे दरमियान में लिखा हुआ है एसी और साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। ये है इसकी कट वाली साइड और ये है इसका 90 डिग्री एंगल। अगर ये इस शक्ल में है तो भी ठीक, अगर वो इस तरह चौरस है तो एक एंड कट वाला होगा, 3 एंड इसी तरह होंगे, एक एंड कट वाला होगा। उसका जो कट वाला एंड होगा वो पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट साइड, यानी अगर ये कट है तो ये साइड इसका नेगेटिव होगा। इसी तरह ये कट है तो इसका अपोजिट साइड ये नेगेटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव और दरमियान में एसी। तो यहाँ पर अगर ये कट होगा तो पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव और ये एंड इसके एसी के होंगे। ब्रिज की पहचान होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, तो कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट करने के लिए मैंने एक तो पहले बताया था कि आप इस कैपेसिटर को आपने चेक कर लेना है। इस पे जो वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज 0 होने चाहिए। यहाँ पर ये 0 है, ये देखें 143 मिली वोल्ट आ रहे हैं, यानी 0 वोल्ट है। अभी करिए डायोड पे। ब्रिज रेक्टिफायर चेक करने के लिए अभी हम यहाँ से लेके हम सर्किट यहाँ तक चेक करेंगे। डायोड मोड में मल्टीमीटर को रखिए। अभी अगर आपके पास ये बटन है तो देखें जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये सफ़ेद मेन इसका जो फंक्शन है वहाँ पे जाएगा, लेकिन येलो फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको ये येलो बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये इसका सेकेंडरी मीनिंग होता है। ये आ गया रेजिस्टेंस में और ये आ गया डायोड मोड में। तो जब डायोड मोड और वोल्टेज का साइन शो हो जाए तो ऊपर यहाँ पर वोल्ट शो हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा मल्टीमीटर है, अभी ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और ये बीप और डायोड मोड में आ गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मैनुअल रेंज है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉमन लीड ब्लैक कॉमन में होनी चाहिए, रेड को यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे, जो रेड प्रॉब है कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगानी है आपने। यहाँ पर जो मेन डीसी कैपेसिटर है हमारा, ये वाला स्मूथिंग कैपेसिटर कहते हैं, बल्क कैपेसिटर कहते हैं, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल पे लगानी है। ये लगाने के बाद एक लीड आप कहाँ पे लगाएंगे, एसी इनपुट टर्मिनल पे। तो ये देखें एक डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिल रहे हैं 0.569। इसी तार को दूसरे एंड पे लगा दीजिए तो ये 0.551, यानी 2 डायोड की आपको फॉरवर्ड वोल्टेज मिल गए यहाँ पर और यहाँ पर। अभी इस सुर्ख लीड को, रेड लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाएं तो ये ओपन है और ये भी ओपन है। टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये एक अच्छी कंडीशन है, सही कंडीशन है। अगर आपको यहाँ पर भी डायोड के वोल्टेज मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं, तो इसका मतलब है ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। इन लीडों को बदल लीजिए ऐसे। पहले हमने लगाई थी रेड लीड नेगेटिव टर्मिनल पर, अभी हम ब्लैक लीड नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलना चाहिए, ओपन। इस लीड को मूव करा लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल पर, ब्लैक लीड पॉजिटिव टर्मिनल पर। इस तरह से यहाँ पर चेक कर लें तो ये हमें एक एक डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ से यहाँ तक सर्किट ठीक है।
अभी जो वोल्टेज हमने एसी यहाँ पर पहुँचाए थे ये बनेंगे डीसी, और ये डीसी वोल्टेज आएंगे इस कैपेसिटर पर। तो आप कहते हैं कि ये कैपेसिटर एक बैटरी होती है। अभी इसके सीरीज़ में देख लें, जो ब्रिज से वोल्टेज निकले यहाँ पर, तो इसके रास्ते में एक और कंपोनेंट लग गया, ये वाला। ऐसे देख लेंगे तो यहाँ से जो ट्रैक चल रहा है तो यहाँ से निकला, इस जगह पे आ गया। अभी ये ब्लैक रंग का कंपोनेंट, इसको कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस ही होती है जो कि इस कैपेसिटर को प्रोटेक्ट करती है, इसकी हिफाजत के लिए लगाई गई है। जैसे ही हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है। तो जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करता है। वो करंट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है तो कम से कम वो 30 एम्पेयर तक ये करंट ड्रा करेगा, उससे 10 गुना ज़्यादा करता है। वो बहुत ज़्यादा करंट से बचाने के लिए, जो सर्ज करंट होती है, और इसको बचाने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है। बाज़ औक़ात ये एनटीसी या पीटीसी जो है ये फट जाते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो आपके ब्रिज से वोल्टेज निकलेंगे लेकिन आगे कैपेसिटर पर नहीं पहुंच पाएंगे। चलें जी, चेक कर लेते हैं। सप्लाई कनेक्ट की, एसी वोल्टेज हमने कहा था ये ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पर यहाँ पर आ गए 230 वोल्ट। ये 230 हैं, 230 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर लें, जितने भी वोल्टेज होंगे। यहाँ पर आप 200 वोल्ट आ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे 200 को 1.414 से मल्टीप्लाई करें, जितने वोल्टेज आएंगे वो आपके इस कैपेसिटर पर होने चाहिए। डीसी में शिफ्ट करिए मल्टीमीटर को और यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। ये मेरे पास 320 वोल्ट आ गए। इनपुट थे 230, आउटपुट 320, कम से कम 100 वोल्ट का फ़र्क आ गया। अगर यहाँ पर जितने वोल्टेज एसी हैं, ये हमने कहा एसी वोल्टेज है 233 वोल्ट, अगर सेम 230 233 वोल्ट हमें कैपेसिटर पर मिलते हैं तो ये कैपेसिटर अंदर से ओपन हो चुका है। इस कैपेसिटर को बदल दें। अगर ये वोल्टेज 320 330 मिलते हैं तो फिर इसका मतलब है ये कैपेसिटर ठीक है, यानी ये कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है। 320 वोल्ट मिले, अभी देखें ये बिल्कुल स्टेबल है, इसमें किसी किस्म की अप डाउन नहीं हो रही। अगर इसमें बहुत ज़्यादा उछल कूद हो रही है, कभी ये वोल्टेज 310 हो जाते हैं, उसी वक्त देखते हैं 320 हो जाते हैं, उसी वक्त देखते हैं 315 हो जाते हैं, यानी कभी 2-4 वोल्ट अप डाउन ज़्यादा, इस तरह उसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। यानी वो ये शो करेगी कि आपकी सप्लाई के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये इस तरह से जितने भी वोल्टेज हैं अगर उनका लेवल स्टेबल है 317.8 318, अगर ये वोल्टेज इस तरह से स्टेबल हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ठीक है काम। अभी हमने ये वोल्टेज यहाँ तक पहुँचा लिए, इस जगह तक। हमने कहा जी 320 वोल्ट हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर तो ये है ओपन तो वोल्टेज करेगा ड्रॉप, यानी 220 225 वोल्ट डीसी आ रहे हैं, यहाँ पर 220 एसी आए, 220 डीसी कैपेसिटर पर। इसका मतलब है कैपेसिटर अंदर से ओपन हो चुका है, इसके अंदर से जो लीडें हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। अगर ये कैपेसिटर हो गया शॉर्ट अंदर से, बाज़ औक़ात ये शॉर्ट होता है हीट अप होके, उस वक्त क्या होता है कि इसकी ये ऊपर वाली सतह भी उभर चुकी होती है, ये ऐसे फूला हुआ होता है। अगर कैपेसिटर फूल जाए तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल प्लेट्स जो हैं, अंदर वाली प्लेट जो है वो शॉर्ट हो चुकी हैं, हीट अप हो चुका है, वो शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होगा, इसका शॉर्ट सर्किट इस ब्रिज को डैमेज करेगा। उस वक्त श्योर शॉर्ट होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर डैमेज हो चुका होगा, फ्यूज़ ओपन करेगा। तो फ्यूज़ के डैमेज होने में आप कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट का भी हाथ हो गया। अभी देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ब्रिज शॉर्ट है तो 5, कैपेसिटर शॉर्ट है तो 6। ये चीज़ें, यानी ये जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हमारे फ्यूज़ के बार बार उड़ने में ये शामिल हाल होंगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे इस कैपेसिटर पर तो इसका मतलब है या फ्यूज़ या एनटीसी, यानी सीरीज़ में अभी हमारे पास एक ये फ्यूज़ और एक ये। तो ये अगर ट्रैक ब्रेक है, यानी किसी जगह से अगर हमारी लाइन ब्रेक है, फ्यूज़ ब्रेक है, एनटीसी ब्रेक है, तो वोल्टेज नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर
फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं, बार बार उड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम कर सकता है। अभी आ जाइए यहाँ पर, ये वोल्टेज यहाँ पर आपने कैपेसिटर पे स्टोर कर दिए, ये नेगेटिव एंड है, और इसको देखेंगे तो नेगेटिव एंड इस जगह पर भी कनेक्ट है। तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है। इसको अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह करूँगा ताकि सर्किट हम थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। हमने कहा जी ये लाइन वोल्टेज है, कैपेसिटर, यहाँ पर फ्यूज़ है, यहाँ पर ये फिल्टर है, फिल्टर के बाद यहाँ पर आपने कहा जी ये ब्रिज है, एसी दी डीसी ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर पर ये वोल्टेज दे दिए। अभी इन वोल्टेज को देखेंगे तो ऐसे करके हमने कहा ये प्राइमरी में पहुंचे हुए हैं, और प्राइमरी के आगे हमने कहा जी यहाँ पर एक मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, जो भी चीज़ है। अभी ये वोल्टेज इस तरह से लगा लें, इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आसान तरीन बनाता हूँ। अभी इस सूरत में ये ट्रांजिस्टर हमारा एक स्विच है, ये वाला। अभी देखें यहाँ पर आपने 320 वोल्ट बता दिए कि जी 320 वोल्ट हैं, पॉजिटिव आपने इस वाइंडिंग को दे दिए यहाँ पर। अगर ये देखें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज आए, इस जगह पर पहुँच गए, तो ये एक लगा हुआ है डायोड, तो डायोड हमारा रिवर्स बायस है, इसका तो काम ख़त्म हो गया। आगे हमारा यहाँ पर मॉसफेट है, 4N60 लगा हुआ है, जो भी होगा। इसके साथ देखें तो दूसरा एंड इसका ये इस टर्मिनल पे जा रहा है। इस स्विच को अगर ओपन होगा तो करंट गुजरने नहीं देनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये मॉसफेट शार्ट हो चुका होता है। अगर ये मॉसफेट शार्ट होगा तो उस वक्त क्या होगा कि आपने पावर अप्लाई की, और जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर ने वोल्टेज बनाए, कैपेसिटर पे पहुंचे, और इसने शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसे डिस्चार्ज कर दिया। अगर ये डिस्चार्ज करेगा तो उस वक्त भी फ्यूज़ ओपन होगा, फ्यूज़ बर्न करेगा, यानी जितनी करंट आपने यहाँ से बनाई थी उससे ज़्यादा ही ये डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, डीसी रेजिस्टेंस इसकी बहुत थोड़ी होती है, माइक्रो ओम में होती है। एसी रेजिस्टेंस होती है, डीसी रेजिस्टेंस के अंदर नहीं होती। आप कहते हैं 1 ओम से भी कम होती है टोटल, आप अगर लगा लें। अगर ये मॉसफेट शार्ट हो गई तो रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होगी, तो उस वक्त ये फुल करंट लेगा, फ्यूज़ उसी वक्त उड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉसफेट का बड़ा अमल दखल है यहाँ पर ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ जो मैंने कहा था यहाँ पर ये करंट सेंस रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 0.33 ओम की। यहाँ से इस जगह पर ये है इसकी सोर्स पिन, तो सोर्स और ये इसको ओपन होना चाहिए। अगर ये इंटरनली शॉर्ट हो चुकी हो तो ये नेगेटिव वोल्टेज को यहाँ से गुजारेगी। ये दोनों एंड इस वाइंडिंग के हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी हुई है ऐसे, और यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। अगर ये शॉर्ट है तो यहीं से ही पाथ इसका ख़त्म हो जाएगा और ये फ्यूज़ उड़ाएगी। इसको हम चेक करेंगे। आम हालत में जब अगर ये कंडीशन इसकी ठीक है तो इसको वोल्टेज रोकने चाहिए। तो एक कंडीशन ये भी हो गई अभी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कंपोनेंट हमारे हैं जो कि इनपुट के शॉर्ट सर्किट होने का सबब बनते हैं। अगर इनमें से कोई भी रीज़न होगी तो फ्यूज़ उड़ेगा। अगर आप सीरीज़ लैंप के ज़रिए टेस्ट करेंगे तो लैंप ग्लो करेगा। इसको कैसे टेस्ट करेंगे? मॉसफेट को चेक कर लीजिए। अगर इसका यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट मिलता है, अगर यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट सर्किट मिलता है तो मॉसफेट शॉर्ट है। यहाँ पर मेरे पास एक सप्लाई पड़ी है जी, ये मेरे पास सप्लाई पड़ी है, तो ये इसका शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन इसका शॉर्ट है, तो ये फ़ौरन से फ्यूज़ उड़ाएगी, तो इसको शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी इससे अगली बारी होती है, ये वोल्टेज आपने बनाए, वाइंडिंग को दे दिए,
और साथ में देखें तो एक रजिस्टर लगकर ये आ रही है। इस सप्लाई के अंदर जो आईसी यूज़ हो रही है वो UC3842 है। 3842, 3843, यानी इसको 3842 कहते हैं, 3843, 3844, 3845, 3842, 3843, 3844, 3845, ये 4 आईसीज की फैमिली है और इनका सर्किट मिलता जुलता है। थोड़ी बहुत इनमें कमी बेशी होती है, बाकी इनमें जो काम है इनका वो सब का मिलता जुलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा बस इसमें वोल्टेज लेवल का डिफरेंस होता है, उसको हम देख लेंगे कि जी अगर 3842 है तो उसकी वीसीसी पिन पे 16 वोल्ट है और दूसरे पे 10 वोल्ट है, बस इतना सा फ़र्क होता है। एक रजिस्टर यहाँ पर अभी देखें, जब ये पावर सप्लाई ऑफ है, प्राइमरी में हमने कहा कोई करंट नहीं गुजर रही, तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जब करंट नहीं गुजरेगी कोई वोल्टेज नहीं बनेंगे। अभी शुरू में जब सप्लाई आपने दी, कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो उस वक्त ये एक रजिस्टर है 270K की लगी हुई है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली। ये क्या करेगी कि यहाँ पर इसकी पिन नंबर 7 जो वीसीसी पिन है उस पे एक कैपेसिटर लगा है 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का। तो प्राइमरी के अंदर नॉर्मली 2 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, जितनी भी ये करंट मॉड या वोल्टेज मॉड एसएमपीएस होती हैं, तो उनके अंदर ये 2 कैपेसिटर होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे भी ज़्यादा बाज़ात हो सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी एक ये और एक ये। इस सप्लाई में देख लेंगे तो एक यहाँ पर बड़ा कैपेसिटर ये वाला और एक उसके साथ ये छोटे वाला, तो ये 2 कैपेसिटर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा कैपेसिटर निकला हुआ है और उसके साथ ये छोटा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर यहाँ से उतारा हुआ है तो ये छोटा कैपेसिटर, यानी ये चीज़ें, ये कैपेसिटर वीसीसी कैपेसिटर कहलाता है। तो इनिशियली इस कैपेसिटर को स्लो करंट पे चार्ज किया जाता है। अभी इसको 1 माइक्रो एम्पेयर पे चार्ज कर दिया आपने, तो ये आईसी वेट करेगी जब तक यहाँ पर इसके यूवीएलओ थ्रेशोल्ड उसको कहते हैं, अंडर वोल्टेज लॉकआउट थ्रेशोल्ड होता है, उसको कहते हैं 16 वोल्ट। जब तक इस लाइन पे 16 वोल्ट पूरे नहीं हो जाएंगे ये आईसी ऑफ रहेगी। ये इसकी कंडीशन है कि जब ये ऑफ थी, ऑफ होने के बाद इसको अपना काम स्टार्ट करने के लिए आप कहते हैं कि एक उसने लेवल रख दिया कि इतने वोल्टेज जब इस कैपेसिटर पे होंगे तो ये आईसी अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी। स्लो चार्ज होता रहा, उतनी देर में ये कैपेसिटर अपना लेवल मेंटेन कर गया, क्योंकि ये कैपेसिटर बड़ा होता है ये वाला, तो इसको टाइम चाहिए अपने वोल्टेज मेंटेन करने के लिए। जब इसने वोल्टेज मेंटेन कर लिए उसके उतनी देर में ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जैसे ही इस पर ये वोल्टेज पूरे हुए, आईसी स्विचिंग स्टार्ट करेगी। स्विचिंग कैसे स्टार्ट करेगी? सबसे पहला काम जब इसने वोल्टेज लेने हैं, अभी हम इसको देखते हैं। ये इसकी पिन नंबर 7 की कहानी है। अगर आप इस साइड से देखना चाहते हैं तो इस साइड से हमें ग्राउंड कनेक्ट करने में दिक्कत होगी, तो हम इसको रिवर्स साइड से ही चेक कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर को लोकेट कर लें, ये वाला कैपेसिटर है छोटे वाला, तो इस कैपेसिटर पे आ जाइए। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। डीसी वोल्टेज पे मल्टीमीटर को रखिए, एक लीड हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है, और इस पिन पे हम पिन नंबर 7 पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अभी इसकी ऑन कंडीशन है, 12.29 वोल्ट है। अभी जब इसको ये इस पिन पे वोल्टेज मिलेंगे, स्लो स्लो चार्ज हुआ, 16 वोल्ट पे पहुंचा, आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी। जब ये आईसी स्विचिंग स्टार्ट करेगी उस वक्त इसकी जो करंट है, पहले बहुत थोड़ी करंट थी, अपने आप को सिर्फ इसने ऑन रखने के लिए या इसका इंटरनल सर्किट ऑन होने के लिए इसको 1 माइक्रो एम्पेयर चाहिए थी, यानी 1 एम्पेयर का 10 लाखवां हिस्सा। ऑन होने के लिए इसको चाहिए 17 माइक्रो एम्पेयर, मिसाल दे रहा हूँ। अभी एक तो यहाँ से आ रहा है, तो 16 माइक्रो एम्पेयर ये कैपेसिटर पूरे करेगा। अभी कैपेसिटर बच्चू सा कैपेसिटर है, छोटा सा,
तो ये इसको थोड़ा सा टाइम देगा। यानी जैसे आप कहते हैं कि यूपीएस से आप बैटरी चार्ज कर लेते हैं, तो वो सारा दिन यूपीएस चार्ज करता रहता है। तो जब बिजली जाती है, लाइट जाती है, तो थोड़ी देर के लिए वो बैटरी जो है वो 3-4 घंटे बैकअप देती है। तो आप कह दें कि ये इसको बैकअप देगा कब तक, कि जब तक इसको अल्टरनेट सोर्स नहीं मिल जाता। जैसे ही पिन नंबर 7 पे इसको वोल्टेज मिले, ये है पिन नंबर 7 12.26, तो उस वक्त ये क्या करेगा कि पिन नंबर 8 से 5 वोल्ट ये आईसी अपनी आउट करेगी। तो ये 12 वोल्ट इसको मिले और 5 वोल्ट इसने आउट कर दिए। ये इसकी पहली कंडीशन हो गई इस आईसी के काम करने की। मैंने कहा था कि 16 वोल्ट दिए आपने, वो एक थोड़ा सा लम्हा होता है, थोड़ा सा टाइम होता है। जो ही मेंटेन हुए, आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी, इसका वोल्टेज लेवल ड्रॉप हो गया। लेकिन वो कितनी देर है, कितना टाइम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही इसने स्विच ऑन किया, 5 वोल्ट बनाए, ये 5 वोल्ट क्या करेंगे, यहाँ पर लगी हुई है आरटी और सीटी, 2 कंपोनेंट लगे हुए जो कि पिन नंबर 4 पे आ रहे हैं। 8 नंबर से वोल्टेज आउट किए और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज हुआ, चार्ज डिस्चार्ज, तो ये कहानी लगी रहेगी। अभी ये कहानी क्या करेगी कि इस पे बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कहानी लगेगी और ये कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू डिफाइन करेगी, बताएगी कि ये 1 सेकंड में कितनी दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज होगा। उसको आप कैसे चेक करेंगे, इसकी हम फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। मैं पिन नंबर 6 पे ये हर्ट स्मार्ट में रखते हुए इसको ग्राउंड पे लगाता हूँ। ब्लैक लीड को मैंने ग्राउंड पे रखा और यहाँ पर देखें ये 8, 7 और ये पिन नंबर 6 है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 101.9। इसको हम सादा जुबान पे कहेंगे कि 100 किलो हर्ट्ज़ है। तो ये आईसी 100 किलो हर्ट्ज़ पे स्विच कर रही है। 100 किलो हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर 1 लाख बार 100 किलो हर्ट्ज़, यानी 100 किलो हर्ट्ज़ 100,000, यानी हजार के 100 नोट करेंगे तो 1 लाख पूरा होता है। तो आप ये 100 के, यानी 100 नोट के वाले, के होता है 1000 का, तो यानी 1 लाख बार 1 सेकंड के अंदर ये ऑन ऑफ होगी। आप कहोगे ये कौन सी साइंस है, यही साइंस है। अभी देखें, यहाँ पर हमने कहा था कि ये पहले ऑफ था, लेकिन जब ये आईसी ऑन हुई तो इसने क्या किया, ये इस तरह से ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी। ये स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। कभी यहाँ पर ये 5-6 वोल्ट देगा, कभी 0 वोल्ट हो गए, कभी 5-6 वोल्ट देगा, कभी 0 हो गए। तो ये सप्लाई का आने जाने का खेल 1 सेकंड के अंदर 1 लाख बार होगा। हम कहेंगे कि ये ग्राउंड लाइन यहाँ से चलेगी और 1 लाख बार इसमें से करंट गुजरेगी, रुकेगी, गुजरेगी, रुकेगी। इस तरह से पंपिंग होगी। हमने कहा करंट ऐसे गुजारी हमने, 1 लाख बार यहाँ पर करंट पंप होगी। जैसे ही करंट किसी कॉइल से गुजरती है तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफ़र होगा सेकेंडरी में, उसके अंदर जितनी भी वाइंडिंग पड़ी होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी वोल्टेज बनाएगा, इसमें भी बनाएगा। जब इसमें वोल्टेज बनेंगे तो यहाँ पर देखें एक एंड इसका प्राइमरी ग्राउंड के साथ है ये भी सेकेंडरी, यानी जितनी भी वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी होती है जिसमें से करंट गुजरती है और बाकियों में उस करंट गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो दूसरी वाइंडिंग्स के अंदर वोल्टेज बनाता है। तो जो वोल्टेज बनते हैं जिन वाइंडिंग्स के अंदर, उसको सेकेंडरी का नाम दिया जाता है। अभी ये सेकेंडरी ऐसी है जिसको प्राइमरी के अंदर रखा जाता है, लेकिन ये इस आईसी को पावर देने के लिए होती है। अभी यहाँ पर ये सवाल आ गया कि एक तो हम सप्लाई ये यूज़ कर रहे हैं और एक सप्लाई हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये सप्लाई है ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए, ये सप्लाई है इस आईसी को चलाने के लिए।
ये थी एक स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम गाड़ी की मिसाल देते हैं तो गाड़ी को जब आपने स्टार्ट करना होता है, गाड़ी का इंजन बंद है तो आप इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी से वोल्टेज आते हैं, क्रैंक करता है, वहाँ पे इंजन चलता है। इंजन चलने के बाद डायनमो स्टार्ट हो जाती है, अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है। तो वो अल्टरनेटर क्या करता है, वो गाड़ी की हेडलाइट को भी और बाकी चीज़ों को भी लाइट देता है। उसी से आपके जितने भी मैकेनिज़्म है गाड़ी कार का, सारे का सारा चल रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि शुरू में ये वोल्टेज जो यहाँ से आए थे, ये वो इग्निशन स्विच वाले हैं जिसने एक दफ़ा आकर उसको चक्कर दे दिया, गेड़ा दे दिया। इंजन ने एक दफ़ा सर्कल लिया, घूमा, वहाँ पे कंबस्टन स्टार्ट हुई, वहाँ पे कार्बोरेटर चला, सारा काम हुआ। तो ये वो काम है, यहाँ पे अब क्रैंकिंग हो चुकी है, यहाँ पर ये इंजन चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल उस तरह जैसे गाड़ी का इंजन आरपीएम दे रहे हैं, वो आरपीएम यहाँ पर इसको मिल रहे हैं, क्रैंक चल रही है और यहाँ पर ये वोल्टेज अभी बढ़ रहे हैं। अभी देखें यहाँ पर एक और काम हो रहा होता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब आप किसी वाइंडिंग के अंदर बनाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड फैलता है ऐसे। जैसे ही फैलेगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि ये 1,00,000 बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो जब तो इसमें से करंट यहाँ से चली थी वाइंडिंग के अंदर, हमने कहा एनर्जी स्टोर हुई। जैसे हमने करंट रोकी तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ा तो इसके सिकुड़ने की वजह से जो वोल्टेज आपने यहाँ पर अप्लाई किए थे, अगर ये वोल्टेज यहाँ पर कितने थे, 330 वोल्ट थे, तो जितने 330 वोल्ट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना था, जब वो सिकुड़ेगा तो ये इसी अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट साइड पे वोल्टेज बनाएगा इस वाइंडिंग के अंदर। अभी यहाँ पर आप कहते हैं कि 2 सोर्स बन गए, एक ये कैपेसिटर और एक ये वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में वोल्टेज की पोलैरिटी अभी कैसे होगी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर आपके पास 2 सेल हैं और आप उनको ऐसे जोड़ लें, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ से चलाएं, ये एंड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। पहले जब हमने करंट गुजारी थी उस वक्त क्या था, ये एंड पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। करंट रोकी, मैग्नेटिक फील्ड के सिकुड़ने का उसूल ये है कि जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने की वजह से वोल्टेज बनते हैं तो वो बनते हुए वोल्टेज क्या होते हैं, अपोजिट इन पोलैरिटी होते हैं। जो अप्लाइड वोल्टेज थे उसके अपोजिट होंगे। अप्लाइड क्या थे, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन अभी कहानी मुख्तलिफ हो गई। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल ये बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जितने वोल्टेज ये थे उतने ही वोल्टेज ये सेकंड सोर्स बन गया अपना, 320 और 320 ये हो गए। तो अगर यहाँ पर देखें, अभी इन 2 पॉइंट पर ये एंड हमने जोड़ा हुआ है इस नेगेटिव के साथ, और यहाँ पर हमने कहा 2 सोर्स सीरीज में आ गए तो यहाँ पर 640 वोल्ट का स्ट्रेस आ जाएगा। एक तो ये वोल्टेज थे जो पॉजिटिव गुजरा था, ऐसे ही आया था। पहले थे जब स्विच ऑन नहीं हुआ था उस वक्त यहाँ पर 320 थे, लेकिन जैसे ही इसने स्विचिंग स्टार्ट कर ली तो ये स्ट्रेस बढ़ गया। इस स्ट्रेस को, ये जो ऑफ पीरियड में जब इसको हमने ऑफ करवाया, उस ऑफ पीरियड में जो वोल्टेज बने हैं उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक RCD स्नबर सर्किट ये वाला लगा हुआ है। ये स्नबर अभी कैसे लगा हुआ है, यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर एक रेजिस्टर और एक ये कैपेसिटर। ये इन वोल्टेज को जब ये ऑफ पीरियड में होगा तो ये वोल्टेज को रिमूव करेगा। उस वक्त ये डायोड देखें, यहाँ पर तो ये उस वक्त ओपन है, ऑफ सर्किट है, तो ये जो वोल्टेज बने थे, तो अभी इस सूरत में ये डायोड पॉजिटिव इस साइड पे आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये यहाँ से वाइंडिंग को डिस्चार्ज करेगा। जितने वोल्टेज रिवर्स बने थे यहाँ से डिस्चार्ज होते रहेंगे। जब ये ऑन होगा तो यहाँ से ये नेगेटिव इस साइड पे अप्लाई होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट को गुजरना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन जैसे ही करंट ऑफ हुई, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुआ,
सुकड़ा वोल्टेज रिवर्स हुए, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो जो स्ट्रेस बना था वो स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी आपने स्विचिंग चेक करनी है। आइडियली जब ये ऑफ कंडीशन में है, जब ये ऑन नहीं है, तो उस वक्त होने चाहिए जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वही इसके सोर्स और ड्रेन पे होने चाहिए। अगर ये मॉसफेट स्विच करेगी तो ये हमारा RCD स्नबर, इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से इतनी जल्दी से उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाता, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रेस बाकी रहता है। आइए चेक करते हैं। ये एक पहचान होती है कि मॉसफेट स्विच कर रही है कि नहीं कर रही। मल्टीमीटर को रखिए DC पर। ये 3-4 तरीके होते हैं चेक करने के कि मॉसफेट स्विच कर रही है या नहीं कर रही। ये मैंने DC पे मल्टीमीटर रखा, कैपेसिटर पर मिले 315 वोल्ट। इसके ड्रेन और सोर्स पे चेक कर ले तो 328 वोल्ट। फिर देख लीजिए 314.7, 315 वोल्ट, और यहाँ पर देख लें तो 328 वोल्ट, यानी इतने वोल्टेज का डिफरेंस आ गया। यानी 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, बाज़ औक़ात ये 40-50 वोल्ट तक फ़र्क होता है इस पॉइंट पर। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर स्विचिंग हो रही है। अभी इसको स्विचिंग को आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पे रखिए मल्टीमीटर को, ग्राउंड पे रखिए, और ग्राउंड पे रखिए ब्लैक लीड को, और मॉसफेट के गेट पे सिग्नल को चेक कर लें। तो वही सिग्नल 101 किलोहर्ट्ज़ का जो हमने कहा था पिन नंबर 6 से निकला था, ये है 5 और ये है पिन नंबर 6। ये 101 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल, यही सिग्नल यहाँ पर आ रहा है। अभी कुछ फ्रीक्वेंसी मीटर आपके अच्छे नहीं होते, उनमें AC रिस्पांस अच्छा नहीं होता, तो उस पे यह है कि अगर आप यहाँ पर AC वोल्टेज चेक करना चाहेंगे वाइंडिंग के ऊपर प्राइमरी में, तो ये बाज़ औक़ात मॉसफेट उड़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि AC वोल्टेज कभी भी आप यहाँ पर चेक ना करें, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो बाज़ औक़ात मल्टीमीटर के अंदर, जो लो क्वालिटी मल्टीमीटर है, तो उनके अंदर कैपेसिटेंस की वजह से वो शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देते हैं, तो मॉसफेट उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने एक तो वोल्टेज से वेरीफाई कर लिया कि वोल्टेज बन गए, दूसरा हमने चेक कर लिया कि सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब है स्विचिंग हो रही है। इसको तीसरी आप अभी जो बात है, मैंने कहा था यहाँ पर स्विचिंग हुई, ये स्विचिंग की वजह से वोल्टेज बनेंगे सेकेंडरी में, और ये वोल्टेज बनेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। इसको नाम दिया जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, बायस वाइंडिंग का, या VCC वाइंडिंग का। और इसके आगे यहाँ पर देखेंगे तो एक डायोड, एक रजिस्टर, और ये आ रहा है इस कैपेसिटर पर। जो ये वोल्टेज आ रहे थे हमारे, ये वाले स्टार्टअप वोल्टेज आए इस कैपेसिटर पर, कैपेसिटर को चार्ज करवाया। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट हो गई तो ये वोल्टेज एज अ बैकअप वोल्टेज आ गए, बिल्कुल उस तरह जैसे आपने इग्निशन दिया। एक दफ़ा स्पार्किंग प्लग को जो सप्लाई आ रही है वो बैटरी से आ रही है, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो अल्टरनेटर से, ये जनरेटर से वो सप्लाई आना शुरू हो गई, तो बैटरी से लोड हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल वही वोल्टेज अभी बनेंगे इस डायोड से ऐसे। तो हम इस वाइंडिंग को कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए ये तरीकाकार है कि डायोड के अक्रॉस आप DC वोल्टेज चेक कर लें। तो ये डायोड, इसकी प्राइमरी के जो वाइंडिंग है उसके बिल्कुल साथ वाले 2 पॉइंट, ये वाले, अभी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग पर वोल्टेज आप चेक नहीं कर सकते। क्यों? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, माइक्रो ओम में होती है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। वोल्टेज होंगे भी तो माइक्रो वोल्ट में होंगे, मिली वोल्ट में होंगे, तो आप नहीं कह सकते कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर देखें, ये एक पॉइंट है और ये कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला है, ये यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है। ये रजिस्टर लगने के बाद ये देखें यहाँ पर ये एंड लगा हुआ है, और ये है डायोड हमारा ये वाला, और यहाँ पर
डीसी वोल्टेज आप चेक कर लेंगे। ये डीसी वोल्टेज, और इसको आप चेक कर लेंगे बिल्कुल उस जगह पर जहाँ पर आपने वीसीसी वोल्टेज चेक किए थे। ये लाइन यहाँ पर आई और ये डायोड के अक्रॉस, तो 12.53 वोल्ट, तो 12.55 वोल्ट यहाँ पर आई। अभी ये वोल्टेज यहाँ पर और यहाँ पर एक करंट सेटिंग रेजिस्टेंस होती है, 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। ये इसके वोल्टेज को कैलिब्रेट करने के लिए होती है। क्यों? ट्रांसफार्मर को जब वाइंड किया जाता है तो इसके टर्न कमोबेश हो सकते हैं। जब वाइंडिंग करते हैं तो हो सकता है इसके टर्न निकले 10.1 या 10.5 टर्न निकलते हैं। आप कहते हैं जी अगर 10 करूँगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे, आगे पूरे नहीं होंगे, तो थोड़ा सा टर्न, आधा टर्न बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज बढ़ते हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए ये रजिस्टर लगाई जाती है। इसकी रीज़न क्या है, इसको कैसे सेट करते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। अभी जो बात की थी मैंने कि स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद एक स्पेशल टाइम है, मखसूस टाइम है, उस टाइम के अंदर ये वोल्टेज पहुंचने चाहिए। वो कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है बैकअप टाइम, जितना इस कैपेसिटर ने देना है। अगर उस टाइम के अंदर ये वोल्टेज ना आए, और इस कैपेसिटर के वोल्टेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं UC3842, उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं 10 वोल्ट से कम। मिनिमम 8.5 है, चले 8.5 भी मान लेते हैं। अगर ये 8.5 से कम हो जाएंगे तो उस वक्त ये आईसी फिर से ऑफ हो जाएगी। स्विचिंग स्टार्ट की, इसको यहाँ से वोल्टेज नहीं मिले, उतनी देर में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, आईसी ने अपनी स्विचिंग स्टॉप कर देनी है। क्यों? कि इसके जो वीसीसी वोल्टेज हैं ड्रॉप हो गए। इसको ये पता चलेगा कि कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं आ रहे, ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं आ रहे। अभी वो कौन सी रीज़न हो सकती है? डायोड ओपन हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ट्रैक ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे बैड सोल्डरिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अगर हमारा ये कैपेसिटर इंटरनली वीक हो चुका, चार्ज हुआ, उतना टाइम नहीं दिया, इतना इंतज़ार या बैकअप नहीं दिया कि ये वोल्टेज आ सकें, ये पहले ही डिस्चार्ज हो गया, तो भी हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि जी फ्लक्चुएशन करेगी, आईसी ऑफ होगी, वेट करेगी, दोबारा 16 वोल्ट बनेंगे, फिर से स्विचिंग स्टार्ट करेगी। अभी उतना टाइम नहीं मिला, ये कैपेसिटर ख़राब था, फिर से स्विचिंग स्टार्ट, फिर से वो रीबूट होगा, तो क्या होगा, ये आईसी बार बार ऑन ऑफ, वोल्टेज कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। अभी देखिए, स्विचिंग स्टार्ट हुई, वोल्टेज बने, सेकेंडरी में भी चले गए। सेकेंडरी में हमारे पास लगा हुआ रेक्टिफायर, यहाँ पर ये 2 रेक्टिफायर शो किए गए हैं, साथ में आरसी स्नबर है। ये जो MBR डायोड होते हैं, उन डायोड्स के लिए, या शॉर्टकी डायोड होते हैं, उनकी फास्ट रिकवरी के लिए, जब हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग हो रही होती है तो उनकी रिकवरी के लिए एक रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो वो क्या करता है कि डायोड को इजी रिकवरी देता है, उसको स्नबर सर्किट कहते हैं। और ये इसके यहाँ पर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। ये अगर देखें तो इसके पैरेलल में आ रहे हैं। सेकेंडरी में भी अगर आपने वोल्टेज पढ़ने हैं तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये वाला। तो इसकी सेंटर पिन इसकी आउटपुट है, और एक एंड पे लगाएंगे तो ये 12.25 वोल्ट। इस साइड पे भी चेक करेंगे तो 12.6 वोल्ट। एक साइड पे थोड़े से कम आते हैं, एक साइड पे ज़्यादा आते हैं, तो ये रिकवरी की वजह से होते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पर ये बन के ये आउट हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का एक एंड ये वाला, ये है ग्राउंड, ये एंड पे आ गया इस जगह पर, और ये वोल्टेज यहाँ पर आकर इस कैपेसिटर पर पहुँच जाएंगे। पहले कैपेसिटर पर 12.12 वोल्ट आ गए, और इसके साथ देखें तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर है, आगे करंट सेटिंग रजिस्टर है, और इस फिल्टर में से होते हुए जो फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पर रेक्टिफाई होके, प्योरीफाई होके, ये 12.12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर लगाकर एक एलईडी लगाई, ये रजिस्टर है और ये एलईडी है।
ये लगी हुई है। इसके साथ अगर देखें, अभी हमने कहा था कि ये वोल्टेज बने आउटपुट में चले गए, ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है और फिल्ट्रेशन के लिए है, आउटपुट में वोल्टेज मिल गया। अभी इसकी आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म लगाया जाता है जिसको कहते हैं फीडबैक सर्किट। इसमें एक TL431 वोल्टेज रेगुलेटर होता है, बाज़ जगह पे यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होता है, एक है ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइट के ऊपर काम करता है। एक साइड पे इसको वोल्टेज देते हैं, दूसरी साइड पे भी वोल्टेज होते हैं, लेकिन दरमियान में इसकी स्विचिंग जो है आपस में राबता जो है वो लाइट से होता है। तो वो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। जिस वक्त जो हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाता है, ये वोल्टेज यहाँ पर आए, एनोड पे पहुँचे, और इस जगह पर ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। ये रजिस्टर लगाकर यहाँ पर TL431 TL431 ये लगा हुआ है। अभी इसको इस तरह घुमा लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। ये हमने कहा नेगेटिव, और ये है TL431 की पिन नंबर 1। यहाँ पर जब 2.5 यानी 2.5 वोल्ट जब इसके पूरे हो जाते हैं पिन नंबर 1 पर, तो उस वक्त ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल आउट करेगा, कैथोड करंट देगा इस LED को। यानी यहाँ पर आप कहते हैं कि एक ये रिले की तरह काम कर रहा है। जब इसको इस पिन पर 2.5 वोल्ट मिलेंगे, 2.47 2.5 वोल्ट, तो उस वक्त ये इसको ऑन करवा देगा। अभी ऑन कैसे करवाएगा, इसने तकरीबन 1.2 वोल्ट 1.3 वोल्ट इसने देने हैं, तो उसमें से कुछ ये वाली रजिस्टर जो है, ये करंट लिमिट रजिस्टर लगाई जाती है इसके एनोड पर। तो इसकी LED को वोल्टेज दिए जाते हैं ये वाले। ये वोल्टेज अभी देखें, यहाँ पर ये हमारा ऑप्टोकपलर का इनपुट है, तो इसको 1.1 वोल्ट मिल गया। ये DC 1.1 वोल्ट, इसको ये एक्चुअल DC होता नहीं है, इसके अंदर एक पूरी थ्योरी है। जैसे ही वोल्टेज मेंटेन हुए, यहाँ पर इसने करंट फ्लो करवानी है, इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवाना है, इसको बता देना है कि मियाँ मेरे पास वोल्टेज पूरे हो गए। जो हमने कहा था ये है ऑन टाइम, ये है ऑफ टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने कहा था कि ये IC 1 सेकंड में 1,00,000 बार ऑन ऑफ होता है। 1 किलोहर्ट्ज़ कहा जाता है, तो इसका मतलब है 1 सेकंड के अंदर ये ऑन और ऑफ, ये एक पीरियड काउंट कहा जाता है, एक साइकिल कहा जाता है। यानी यहाँ से ऑन हुई, ऑफ हो गई, ऑन हुई, ऑफ हो गई। तो ये साइकिल ऑन टाइम vs ऑफ टाइम। जब इस पर लोड नहीं होता तो ये IC इसको करना क्या चाहिए, थोड़ी देर के लिए ऑन होगी फिर ऑफ हो जाएगी, ये इसका ऑफ पीरियड है। फिर ऑन होगी, ऑफ रहेगी, ऑन होगी, ऑफ रहेगी। क्यों कि आगे लोड कनेक्ट नहीं है। कैपेसिटर एक दफ़ा चार्ज हुए, चार्ज हो गए, लेवल मेंटेन हो गया, लाइट ऑन हो गई, इस IC को पता चल गया कि जी आगे लोड नहीं है। अभी अगर लोड कनेक्ट होगा, तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है, जैसे ही डायोड से चार्ज हुए थे, कैपेसिटर लेवल मेंटेन हो गया था, इनका लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लेवल ड्रॉप होगा तो ये हमारी सेंस लाइन लगी हुई है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, फ़ौरन से इसको पता चल गया। और ये इंटेलिजेंट रेगुलेटर है, इसको फ़ौरन पता चलेगा, इसने फ़ौरन इसकी करंट कंट्रोल कर लेनी है कि जी वोल्टेज ड्रॉप हो गए। और ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इसमें 1-2 मिली वोल्ट का भी फ़र्क आता है तो फ़ौरन ये अपनी कैथोड करंट में फ़र्क दे देता है। यानी 2.47 से 2.45 हो जाएंगे, इसमें चेंजिंग ऑटोमेटिक अपनी करंट उतनी कम करता जाएगा। वोल्टेज बढ़ेंगे, करंट बढ़ा देगा, यानी वोल्टेज बढ़े, करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम हुए, करंट कम हो जाएगी। इसने अपनी पिन नंबर 1 को, जिसको रेफरेंस कहा जाता है, उसको देखना है। तो ये वाली कहानी, ये IC अभी शुरू में जब इस पर लोड नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगी, फिर ऑफ होगी। 1 सेकंड में 1,00,000 बार इसने इस तरह होना है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ये कहानी जब इस तरह करेगी, स्विचिंग होगी, थोड़ी देर के लिए करंट चलेगी, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन वो वोल्टेज यहाँ पर मेंटेन कर देगा। जैसे ही लोड कनेक्ट किया, वोल्टेज ड्रॉप हुए, लाइट कम हुई, यहाँ पर अभी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है,
भी देखें यहाँ पर यही वो रेफरेंस वोल्टेज जो पिन नंबर 8 से उठाए थे इसके कलेक्टर पे दिए, जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ कंडक्ट किया तो ये वोल्टेज ऐसे गुजरे, वोल्टेज यहाँ से गुजरेंगे, इस नेटवर्क से होते हुए फीडबैक पिन को पता चल जाएगा कि जी वोल्टेज पूरे हो गए, इस आईसी को मालूम हो गया। तो ये अपना ड्यूटी साइकिल वहाँ पे मेंटेन कर लेगी थोड़ी देर के लिए ही, यानी कि इतनी देर की ऑन रहेगी ऑफ हो जाएगी, ऑन रहेगी ऑफ हो जाएगी। जैसे ही लोड इस पर आया वोल्टेज ड्रॉप हुए, जैसे ही ड्रॉप हुए इसकी फीडबैक जो है यहाँ पर वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा तो ये एमीटर से जो जा रही है फीडबैक पिन नंबर 2 को, ये कम हो जाएगी क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। जैसे ही कंडक्शन कम होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ पर फ़ौरन से इसको पता चल जाएगा कि जी आगे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। तो ये अपना ये वाला ड्यूटी साइकिल ऑन होने के बाद ऑफ इस तरह ये बढ़ा देगी, यानी थोड़ी सी जो प्राइमरी में से करंट पहले थोड़ी गुजर रही थी उसको थोड़ा सा बढ़ा देगी। जितना बढ़ाएगी वोल्टेज उतने ज़्यादा बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, वोल्टेज बनेंगे, रेगुलेट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोड डालते जाएंगे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। साथ में एक पैरेलल और कहानी हो रही होती है, वो क्या, लोड तो डाला है आपने आउटपुट वाइंडिंग पे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे, इस पे तो लोड वही जितना रूटीन में होता है वही डाला हुआ है, तो इसमें भी वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग में। नॉर्मल कंडीशन में जब इस पे कोई लोड नहीं है, अगर हम 3842 की बात करेंगे तो ये इसका वी ऑपरेशन मिनिमम, ऑपरेटिंग वोल्टेज मिनिमम यूसी 3842 के वो 8.5 मिनिमम है, 10 वोल्ट होने चाहिए टिपिकल। ये विद नो लोड है, टर्न ऑन होने के बाद इस पे 10 वोल्ट होने चाहिए, और जब फुल लोड होगा तो मैक्सिमम 16 वोल्ट इसकी लिमिट है। अगर ये वोल्टेज यानी नो लोड पे 10 वोल्ट है, फुल लोड पे 16 वोल्ट है, यानी ये इसकी लिमिट है वीसीसी पिन की। आपने कोई लोड नहीं दिया, इतना स्विच करना चाहिए, और साथ में वीसीसी पिन पे वोल्टेज होने चाहिए कितने, 10 वोल्ट। और जब आपने लोड बढ़ाया तो ये वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे जितना जितना लोड बढ़ते जाएंगे। और ये कौन सी लिमिट है इसकी, ये है 16 वोल्ट। जैसे ही 16 वोल्ट पे पहुंची आईसी फिर से ऑफ हो जाएगी। कैसे बढ़ेंगे, आपने लोड बढ़ाया, लोड डाला, आईसी ने स्विचिंग बढ़ाई, वोल्टेज बढ़े, यहाँ पे वोल्टेज बढ़े, वापसी फीडबैक आ गई वीसीसी पिन पर। अभी यहाँ पर कहानी आती है इस रजिस्टर की। पहले चले इसको देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली पहले नो लोड पे बात करते हैं, फिर इस पर लोड कनेक्ट करते हैं, फिर ये इसको प्रैक्टिकली हम मॉनिटर करेंगे। डीसी वोल्टेज पे कर लिया, हमने कहा यहाँ पर एट नो लोड, जब लोड नहीं है तो आ रहे हैं 12.29 वोल्ट, जो कि ज़्यादा आ रहे हैं इस सप्लाई में। तो ऐसी कंडीशन में भी होगा क्या, अभी ये वाली सप्लाई क्या काम करेगी, मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट करने वाला हूँ ये मल्टीमीटर, ताकि हमें इसको मॉनिटर करने में आसानी रहे। और ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसकी पिन नंबर 7 पे या वीसीसी कैपेसिटर पर। फिर साथ में हम करते हैं लोड कनेक्ट। लोड कनेक्ट करने के लिए ये मेरे पास रजिस्टर मैंने लगाए हुए हैं, वायर बाउंड रजिस्टर है जो कि 20 वाट के हैं। अभी यहाँ पर बात समझने वाली है कि ये जो हमारा होता है लोड मैनेजमेंट वाला इशू, कि हम कहते हैं कि जी सप्लाई लोड नहीं लेती। पहली कहानी तो मैंने बता दी कि ये मेरे पास दोनों लोड इस वक्त ऑफ है, और इस वक्त जो आईसी है वो 12.30 वोल्ट दे रही है, 12.3 वोल्ट दे रही है। अभी मैं इसका यहाँ पर ये लोड कनेक्ट करता हूँ।
मैंने लोड कनेक्ट किया तो ये 14.34 वोल्ट हो गए। और इस वक्त तक अब अगर लैंप को देखेंगे तो लैंप थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है। मैं इस लोड को रिमूव करता हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा लोड डाला है। मैं इस लोड को डालता हूँ तो ये 13.97 लोड नहीं है तो 12.29, लोड डाला 1 तो 13.97, आप कहते हैं कि तकरीबन 14 वोल्ट। लोड दूसरा कनेक्ट किया 14.35 वोल्ट। अभी मैं ओवरलोड करता हूँ इसको। अभी देखिए हो क्या रहा है। मल्टीमीटर को देखें तो ये वोल्टेज इस तरह से हमारे अप डाउन हो रहे हैं। अभी इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं सप्लाई की। डीसी वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे। सप्लाई देखें 12.1 वोल्ट ऑन होती है सप्लाई, लेकिन इसके वोल्टेज जो है इसके थ्रेशोल्ड से यहाँ पर 14.47 है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए स्पाइक आती है तो आईसी उतनी देर में ऑफ हो चुकी होती है। मीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, स्कोप पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब इसके थ्रेशोल्ड से वोल्टेज बढ़ेंगे ये फ़ौरन आईसी ऑफ हो जाती है, आउटपुट ऑफ हो जाती है। जैसे ही ऑन होती है इसको आगे ओवरलोड मिलता है और ये आईसी बार बार रीबूट हो रही है। तो ये हमारी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो अभी फ्लक्चुएशन के कौन कौन से स्टेप्स हो गए। एक तो हमारा हो गया ओवरलोड। ओवरलोड किसी भी वजह से हो सकता है। सेकेंडरी में कोई कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, डायोड शॉर्ट सर्किट है, जो भी रीज़न होगा, अगर आपके पास या आपने ओवरलोड किया जैसे मैंने अभी किया हुआ है, इसकी लिमिट से ज़्यादा आपने इस पर लोड डाल दिया तो ये आईसी यूवीएलओ में चली जाएगी। यूवीएलओ थ्रेशोल्ड जिसको ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं ओएलपी में, तो ओएलपी में जाएगी, ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाएगी। तो ये कंडीशन होगी, आउटपुट ऑन होगी ऑफ होगी। अगर तो वोल्टेज लोड मैंने विद इन लिमिट रखा है तो 12.09 इसका रेगुलेटेड लोड है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर ये आ गए, दरमियाने दर्जे का लोड डाला, वोल्टेज रेगुलेटेड है। सप्लाई वीसीसी पिन पे हमारे पास 14.3 वोल्ट हो गए। लोड रिमूव कर दिया, वोल्टेज रेगुलेटेड है। लोड और बढ़ा दिया, एक ऑफ कर दिया, दूसरे को ऑन कर दिया, वोल्टेज रेगुलेटेड है 13.94 वोल्ट। जैसे ही फुल लोड किया, अभी बारी आती है इस रेजिस्टेंस की। अभी मैं इसके लोड ऑफ करता हूँ और अभी इसको डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे हैं। इस पिन पे, इस जगह पर वीसीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज मिल रहे हैं मेरे पास 12 वोल्ट। मिलने नहीं चाहिए, जब लोड कनेक्ट नहीं है तो 12 क्यों मिल रहे हैं भाई। हमारे पास जो एक्सेप्टेबल रेंज है यूवीएलओ टर्न ऑन की वो 10 वोल्ट है, 8.5 से लेके 10 तक। अगर ये 2 वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम हल करने के लिए इस रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देंगे। जैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ये वोल्टेज ड्रॉप कर लेगी, कैपेसिटर पे वोल्टेज कम हो जाएंगे, आईसी में लोड उठाने की लिमिट बढ़ जाएगी। अगर 10 है तो इसको आप 20 ओम कर दें, 22 ओम कर दें, देख लें। यानी ये एक आपके पास ट्रिक है। अगर ये सप्लाई लोड पूरा नहीं उठाती तो ये वोल्टेज आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे। और कैसे करेंगे, आईसी की डाटा शीट देखें, उसकी देखें कि यूवीएलओ थ्रेशोल्ड उसकी ये इस तरह का टेबल फॉर्म में आता है। तो ये 3842 अगर या 3844 है तो उसका 16 से लेके 10 वोल्ट, 3843 और 45 है तो उसका 7.6 से लेके 8.4 वोल्ट तक होता है। 3842 में 10 से 16 ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसके, इसमें 7.6 है। तो ये वोल्टेज अगर इस पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको काम करना चाहिए, इसको लोड उठाना चाहिए। ये अपने
ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी। अगर आपने इसको वीसीसी वोल्टेज इतने पहले से ही अप्लाई कर दिए कि ये अपने जब पूरा ड्यूटी साइकिल इन्हांस करेगी, पूरा बढ़ाएगी, उस वक्त तक इसके वीसीसी वोल्टेज पहले ही पूरे हो चुके हैं। आप पहले इसको यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ज़ीरो लोड पे यहाँ पे ऑपरेट होना चाहिए, 10 वोल्ट होने चाहिए। अगर पहले ही आपने 12 दे रखे हैं इस पर, या 12 आ रहे हैं, आपने नहीं दिए, पहले से आ रहे हैं, तो फिर इसके पास ये काम करने की विंडो थोड़ी बच गई। इस तरह से हम ये मामला हल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन बाकी है, ये एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। तो टाइम टू टाइम अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसको देखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।